हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 5 करेंगे। हम लोग अभी इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे थे। आज इंडक्टिव इफेक्ट का लास्ट लेक्चर होगा। तो इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या है, नेगेटिव आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट की ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर, फिर बताए थे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ आयन। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यदि किन्हीं का छूटा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 जरूर देख लें। अदरवाइज आपको आज की लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आने जा रही है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर 2, जीओसी लेक्चर 2, जीओसी लेक्चर 3 और जीओसी लेक्चर 4 देखें। देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, जीओसी में जाइए और जीओसी में जाने के बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 देखें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, on strength of acid. The effect of inductive effect on strength of acid. तो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एसिड बेस में डिस्कस करा कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निर्धारित होती है कि एसिड पानी में घुलने के बाद कितनी मात्रा में टूटा है H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी एसिड की H+ और अपने एनायन में, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट की क्या प्रभाव पड़ती है, इसे देखने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड, बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड in water at equilibrium। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निर्धारित होती है कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कितनी मात्रा में डिसोसिएट किया है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। मतलब एसिड वाटर में घुलने के बाद कितनी मात्रा में डिसोसिएट हुआ है, इसी के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड करती है। ग्रेटर बिल डिसोसिएशन, जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, ग्रेटर बिल डिसोसिएशन ऑफ एसिड, जितनी ज़्यादा एसिड की डिसोसिएशन, ग्रेटर विल डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम
हायर बिल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निर्धारित होती है किससे? तो एसिड पानी में घुलने के बाद कितनी मात्रा में डिसोसिएट करा है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, ग्रेटर विल डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, हायर विल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगी। तो बी कंसीडर, और हम लोग कंसीडर कर लें एन एसिड HA, और मान लेते हैं कोई एसिड HA, बी कंसीडर एसिड HA। यदि किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व कर देंगे, अगर HA है, इसे वाटर में आप डिजोल्व कर दीजिए, अगर इसे वाटर में डिजोल्व कर देंगे, HA अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं 0.1 मोल ऑफ एसिड HA को पानी में डाल दिए, तो पानी में पहले घुल जाएगा, और घुलने के बाद वो धीरे धीरे टूटेगा किसमें? तो H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, तो अगर एसिड HA है, इसे वाटर में अगर ऐड कर दे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा और धीरे धीरे टूटना शुरू होगा किसमें? तो H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में। कुछ समय के बाद इसकी डिसोसिएशन स्थिर हो जाएगी। तो किसी भी एसिड को पानी में डाल देने से वो पहले वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता, घुल जाता, और घुलने के बाद धीरे धीरे वो टूटेगा किसमें? तो H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में। कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन मतलब इसे हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। किसी एसिड से अगर एक H प्लस निकल जाए तो जो आयन मिलती है उसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। किसी एसिड से एक H प्लस आयन निकल जाए तो उसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। किसी एसिड से एक H प्लस आयन निकल जाए तो जो एनायन मिलती है उसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो किसी एसिड को अगर वाटर में ऐड कर दे तो वो डिजॉल्व हो जाता, और डिजॉल्व होने के बाद वो धीरे धीरे डिसोसिएट करेगा किसमें? तो H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, और कुछ समय के बाद इसकी डिसोसिएशन अस्थिर हो जाएगी। तो इफ यदि Ka अगर क्या है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ध्यान दीजिए, हर सिस्टम आने के क्लोरीन पढ़ा आपने कि हर वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलने के बाद कुछ देर के बाद उसकी डिसोसिएशन स्थिर हो जाती है। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में ऐड कर दें तो डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद अपने आप में डिसोसिएट करेगा, और डिसोसिएशन के बाद जब अस्थिर हो जाएगा, तो जब डिसोसिएशन अस्थिर हो जाती है उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो उसके पावर में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए, वह उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, एसिड की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर। तो एवरी एसिड की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स टेम्परेचर पर वो फिक्स होती है। तो हमने कंसीडर करा एक वीक एसिड HA, इसे वाटर के अंदर ऐड करें तो वो डिजॉल्व होगी, और डिजॉल्व होने के बाद धीरे धीरे अपने आयन में टूटी, और कुछ समय के बाद जब इसकी डिसोसिएशन स्थिर हो गई है, उसमें अगर मान लें कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, तो K अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ? तो K इक्वल टू क्या होगी? तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो H प्लस आयन की कब? तो इक्विलिब्रियम पर इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? A माइनस की कब? तो इक्विलिब्रियम अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, जितनी ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन अपने कोरेस्पॉन्डिंग आयन में डिसोसिएट करेगा उतनी ज़्यादा K वैल्यू होगी, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। यदि किसी एसिड की K वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वह एसिड ज़्यादा मात्रा में H प्लस और कोरेस्पॉन्डिंग आयन में टूटेगा। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा मात्रा में एसिड अपने कोरेस्पॉन्डिंग आयन में टूटेगा, उतनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी, मतलब उतनी ज़्यादा एसिड का स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस बात पर डिपेंड करती है? तो आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करती है कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कितनी मात्रा में H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूट रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा उसमें डिसोसिएशन हो रही है। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम के, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो K वैल्यू के, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके?
H प्लस जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी ज्यादा H प्लस और A- की कॉन्सेंट्रेशन होगी, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया किसके, तो K के। तो हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वह एसिड जिसकी K वैल्यू ज्यादा होगी, वह एसिड जिसकी K वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा टूटेगा H प्लस और करेस्पॉन्डिंग एनायन में, मतलब उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ऑब्वियसली दिमाग में हम लोगों को आता है कि भाई कौन सी एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेगी, कौन सी एसिड ज्यादा मात्रा में H प्लस और करेस्पॉन्डिंग एनायन में टूटेगा, कौन सी एसिड H प्लस और A- में ज्यादा मात्रा में टूटेगा, कौन सी एसिड H प्लस और A- में ज्यादा मात्रा में टूटेगा, तो वह एसिड जिसकी कंजुगेट बेस, वह एसिड, इसे हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। ध्यान दीजिए, किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो H प्लस निकाल लीजिए। जैसे HF का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो H प्लस निकाल लीजिए F माइनस। HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो H प्लस निकाल लीजिए Cl माइनस। H2O का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो H प्लस निकाल लीजिए OH माइनस। NH3 की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल लीजिए NH2 माइनस। एसिडिक एसिड मतलब CH3 सिडोलेज की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल लीजिए CH3 सिडोलो माइनस, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन। ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड की कंजुगेट बेस क्या होगी, मतलब एसिडोलेज की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल लीजिए, मतलब HCOO माइनस। उस तरह से मिथाइल अल्कोहल की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो CH3OH की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल लीजिए CH3O माइनस। तो किसी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसमें से एक H प्लस आयन को क्या करिए, निकाल दीजिए। तो इसे हम निकालेंगे कंजुगेट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, या सिंपल की एनायन ऑफ एसिड, इसे आप कंजुगेट बेस ऑफ एसिड कहेंगे या एनायन ऑफ एसिड। तो कौन सी एसिड ज्यादा मात्रा में H प्लस और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूटेंगी, कौन सी एसिड ज्यादा मात्रा में H प्लस और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूटेगी, कौन सी एसिड H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में ज्यादा मात्रा में टूटेगी, तो वह एसिड जिसकी कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी। यदि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो ये फटाफट टूट के जाएगा। अगर कोई ऐसा चीज है, आप कहीं पर जाना कब चाहेंगे, कि वहां पर जाएंगे तो जरा अस्थायित्व अगर पाएंगे तो वहां जाना चाहेंगे। उसी तरह से ये एसिड क्यों टूटेगा, तो अगर ये एसिड टूट करके जो एनायन बनाएगा, ये जो एसिड जो टूट करके जो कंजुगेट बेस बनाएगा, वो जितनी ज्यादा स्टेबल हुई, जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी मतलब क्या, तो जितनी ज्यादा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी, मतलब एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा कंजुगेट बेस ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी होगी, मतलब जितनी ज्यादा एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी होगी, वो एसिड उतनी ज्यादा मात्रा में H प्लस और अपने एनायन में टूटेगा। तो आप कह सकते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया, तो आपको मैंने बताया कि जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, मतलब जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में टूटेगा उतनी ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो K वैल्यू के। तो ये ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा कब टूटेगा, ये ज्यादा कब टूटेगा, तो बेसिक पॉइंट तो ये आएगी, ये ज्यादा कब टूटेगा, बेसिक पॉइंट तो ये ज्यादा कब टूटेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी यदि ज्यादा हो, मतलब हम लोग सिंपल वर्ड में जो याद रखते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। ध्यान रखिएगा, किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। कोई भी एसिड आप निकालिए, ये जो रूल है वो हर एसिड के लिए वैलिड है। कोई भी एसिड आप उठा कर ले लिए कि NH3 के लिए वैलिड होगा, यस, H2O के लिए वैलिड होगा, यस, CH3OH के लिए वैलिड होगा, यस, फॉर्मिक एसिड के लिए वैलिड होगा, यस, एसिडिक एसिड के लिए, मतलब कोई भी आप एसिड ले लिए, आप HCl ले लिए, HBr ले लिए, चलिए हर के लिए वैलिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखिएगा, किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, या कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे लिख देता हूं। तो हम लोग कहेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम,
मतलब जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या उसके कन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा K वैल्यू होगी। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा K वैल्यू होगी उतनी कम उसकी PK वैल्यू होती है। PK क्या होती है, ध्यान रखिए, PK क्या होती है, नोट, PK क्या होती है, नोट, ये PK क्या होती है, तो ये log 1/K। अगर किसी एसिड का K वैल्यू ज़्यादा है तो उसका PK कम होगा। मतलब कोई एसिड है जिसका K वैल्यू ज़्यादा है तो उसका PK कम होगा। अगर K वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिक एसिड ज़्यादा। अब K वैल्यू ज़्यादा या PK वैल्यू कम, K वैल्यू ज़्यादा या PK कम, तो ऑब्वियसली किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं इसी को H प्लस और उसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी K के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी PK के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी PK के। बट बेसिक पॉइंट जो है, बट इन फैक्ट, बट जो बेसिक है, बट बेसिक या फंडामेंटल पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट है या कि फंडामेंटल पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, लेकिन जो आपको याद रखना है कि जो इन फैक्ट वास्तव में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वास्तव में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, या इसे कह सकते हैं और एनायन ऑफ एसिड, कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, या इसे कह सकते हैं एनायन ऑफ एसिड और एनायन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हुआ आपका, इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब जरा देखिए, अगर कोई एसिड है, यदि कोई एसिड है A माइनस, अब इसके ऊपर अगर कोई माइनस I ग्रुप लगा दीजिए, ग्रुप लगा दीजिए, अगर ये माइनस I ग्रुप रहा, अगर ये माइनस I ग्रुप रहा तो क्या करेगा, तो कहेंगे जी नेगेटिव चार्ज को घटाएगा। माइनस I ग्रुप क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को खींचता है। अगर ये माइनस I ग्रुप रहा तो नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को खींच लिया मतलब चार्ज को घटा दिया, यदि चार्ज को ये घटाया तो आप जानते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन। मतलब किसी भी आयन के ऊपर, ध्यान दीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ मैंने बताया है, जिन किन्हीं का ये छोटा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ आयन, वो जा करके आप देखिए वीडियो लेक्चर नंबर 4, GOC वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आप इसे जरूर देख लीजिए, है ना। जिन जनता का छोटा हुआ है जरूर देख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन के ऊपर। जो स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन। मतलब आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा आयन के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। चार्ज एक तरह का क्या है, तो लोड है। चार्ज एक तरह का क्या होता है, तो लोड होता है। जितना ज़्यादा लोड आएगा आपके सर के ऊपर, जितना भारी चीज़ें आती जाएंगी आपकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन जो होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज के। तो अगर कोई ग्रुप यहाँ पर है वो चार्ज को मतलब निगेटिव चार्ज को अगर खींच ले, तो अगर निगेटिव चार्ज को अगर खींच लेगा मतलब निगेटिव चार्ज को अगर घटा देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ये कोई ऐसा ग्रुप हो, अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो मतलब प्लस I ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन पुशिंग मतलब प्लस I ग्रुप हो, ये आपका क्या हो गया, तो ये माइनस I ग्रुप। ये क्या होगी, तो माइनस I मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये माइनस I ग्रुप है। तो माइनस I ग्रुप क्या करेगा, तो निगेटिव चार्ज को खींच लेगा। जबकि प्लस I ग्रुप अगर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप रहेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज को इसकी तरफ पुश करे, अगर निगेटिव चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ पुश करे तो निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ा देगा। तो चार्ज की मात्रा बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी घटना। तो ऑब्वियसली ये अगर प्लस I ग्रुप हुई, तो अगर प्लस I ग्रुप हुई
तो प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, तो कहेंगे जी प्लस आई ग्रुप निगेटिव चार्ज की मात्रा को इंक्रीज कर देगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। मतलब आप सिंपल वर्ड में कहिए, यदि माइनस आई ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन को इंक्रीज करता, मतलब एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता। मतलब माइनस आई ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को बढ़ाता है। जितनी स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट होती जाएंगी उतनी ज़्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ होगी। तो ध्यान दीजिए नोट, तो जनरली से हम लोग ध्यान ही रखते हैं कि नोट क्या ध्यान रखते हैं कि जो माइनस आई ग्रुप होती है, माइनस आई इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है ऑब्वियसली इंक्रीज करता है क्या, इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी ऑब्वियसली ग्रेटर विल माइनस आई इफेक्ट, जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी ग्रेटर विल माइनस आई इफेक्ट, जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी ऑब्वियसली ग्रेटर विल माइनस आई इफेक्ट, ऑब्वियसली ग्रेटर विल माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हायर विल एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी क्या होगी तो हायर विल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली, कैसे मैंने आपको समझा दिया कि माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस आई ग्रुप क्या करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब वाह निगेटिव चार्ज, अगर कोई एटम किसी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो बेस उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर कोई एटम थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो थोड़ा सा ही निगेटिव चार्ज घटाएगा, थोड़ा और खींचेगा थोड़ा और निगेटिव चार्ज घटेगा, थोड़ा और खींचेगा तो और निगेटिव चार्ज घटेगा। तो निगेटिव चार्ज घटना मतलब एक तरह से एटम के ऊपर से लोड घटता जाना। तो अगर किसी एटम के ऊपर से लोड घटता जा रहा, माइनस आई ग्रुप खींच रहा इलेक्ट्रॉन को, तो निगेटिव चार्ज की मात्रा अगर घटती जा रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड या कि एनायन ऑफ एसिड। मतलब जितनी ज़्यादा एसिड की एनायन स्टेबिलिटी पाता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट है इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ग्रेटर विल माइनस आई इफेक्ट हायर विल एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर प्लस आई ग्रुप रही तब इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप रहा तब तो और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अगर खिसका दिया उसकी तरफ, मतलब निगेटिव चार्ज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा और खिसका दिया, थोड़ा और निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, थोड़ा और खिसका दिया, थोड़ी और निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी, थोड़ा और खिसका दिया इसकी तरफ, थोड़ी और निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी। मतलब अगर प्लस आई ग्रुप होगा तो निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा तो घटा देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज हुआ उतना अनस्टेबल हुआ, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना टूटेगा ही नहीं एसिड H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी तो घटती चली जाएगी। मतलब दूसरी पॉइंट जो प्लस आई इफेक्ट होती है, डिक्रीज करता है क्या तो एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज करता है क्या तो एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली ग्रेटर विल प्लस आई इफेक्ट ग्रेटर होगी, ग्रेटर विल प्लस आई इफेक्ट, जितनी ज़्यादा ग्रेटर विल प्लस आई इफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगी बीकर होता जाएगा क्या तो बीकर विल वाट तो लेसर विल एसिडिक स्ट्रेंथ कर दिया, लेसर विल एसिडिक स्ट्रेंथ, लेसर विल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बताया ऑब्वियसली बहुत कुछ बता दिया इसमें। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस मैंने आपको क्या बताया कि यार अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। आर्हेनियस साहब का कहना था कि किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ निर्धारित होता है कि एसिड पानी में घुलने के बाद कितनी ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट करता है, जितनी ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, मतलब जितना ज़्यादा डिसोसिएशन उतनी ज़्यादा H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके तो K के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके तो pKa के, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके तो pH के। pH क्या होती है तो log 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना ज़्यादा H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी H प्लस और A माइनस, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, मतलब जितनी ज़्यादा K वैल्यू होगी
उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, मतलब उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। कि लीजिए किसी का pK वैल्यू दिया हुआ, तो अगर K वैल्यू ज़्यादा हुआ तो pK कम होगा, K वैल्यू ज़्यादा हुआ तो pK कम होगा, अगर K वैल्यू ज़्यादा हुआ तो pK कम होगा, तो जितना कम pK होगा जितना कम pK होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अगर ज़्यादा H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो pH कम होगी, तो जितनी कम pH होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब एक ही चीज़ है सामने सामने। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H+ और A- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की pK के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की pH के। ध्यान दीजिए pK log 1/K को कहा जाता है, pH log 1/H को। लेकिन वास्तव में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड के ऊपर, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड के ऊपर। मतलब किसी एसिड से अगर H+ निकल जाता है तो जो एनायन फॉर्म होती है, किसी एसिड से अगर एक H+ निकल जाता है तो जो एनायन फॉर्म होती है, किसी एसिड से एक H+ निकल जाता है और जो एनायन फॉर्म होती है, किसी एसिड से एक H+ निकल जाता है और जो एनायन फॉर्म होती है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में एसिड H+ और एनायन में टूटेगा, मतलब उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो निगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाता, स्टेबिलिटी बढ़ाता, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता। मतलब सिंपल एक लाइन में याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट क्या कर देता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सिंपल वर्ड में कही कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को इंक्रीज करता, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, तो निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ करा देगा। मतलब माइनस आई इफेक्ट याद रखना है आपको, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वीकर होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन है एक, द K वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एट 25 डिग्री सेल्सियस आर गिवन, राइट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, राइट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। करें सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। देखिए फर्स्ट वन इज द फॉर्मिक एसिड, जिसकी K वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ये एसिडिक एसिड है जिसकी K वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये फिनॉल है C6H5OH, इसकी K वैल्यू 10⁻10। ये H2S की K वैल्यू 1 इंटू 10⁻14। और ये एल्काइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इसकी K वैल्यू 3। करें सारे में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में एसिड डिसोसिएट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो जो एसिड ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट करेगा उसकी K वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, या सिंपल वर्ड में कहें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगी, जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इन सब में आप देखिए कि किस एसिड की K वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसलिए यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगी, इसलिए यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगी वो क्या हो जाएंगी, तो फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएगी किससे, तो फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएंगी सेकेंड से, सेकेंड की ज़्यादा हो जाएंगी थर्ड से, थर्ड की ज़्यादा होंगी फोर्थ से, फोर्थ की ज़्यादा हो जाएंगी फिफ्थ से। तो ऑब्वियसली ऐसे भी याद रखिएगा
कि जो फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है सेम टेम्परेचर पे, फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा होती है एसिडिक एसिड से, एसिडिक एसिड की ज़्यादा होती है फिनॉल से, फिनॉल की ज़्यादा एसिडिक अल्कोहल से। तो ऐसे भी इन जनरल मस्ट रिमेंबर, इन जनरल आपको याद रखिएगा, इन जनरल आपको क्या याद रखना है, इन जनरल मस्ट रिमेंबर, ये हम लोग याद ही रखते हैं, मस्ट रिमेंबर, इसको आप याद रखिएगा। क्या, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑब्वियसली कार्बोलिक एसिड की ज़्यादा होती है, किससे, तो कार्बोलिक एसिड की ज़्यादा होती है किससे, तो कार्बोलिक एसिड की ज़्यादा होती है फिनॉल से, ठीक है, कार्बोलिक एसिड की ज़्यादा होती है फिनॉल से, और फिनॉल की ज़्यादा होती है वाटर से, और वाटर की ज़्यादा होती है अल्कोहल से। ध्यान रखिए कि जो मतलब कार्बोलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, अब इसमें बहुत सारा यूज होता रहेगा, कभी कभी यूज कर लेंगे कार्बोलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, या कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेंगे कार्बोलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, कभी कभी यूज कर लेंगे कार्बोलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, या कभी कभी ये भी यूज कर लेंगे फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, कभी कभी ये भी यूज कर लेंगे जो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो ये आप याद रखिएगा कि कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक होती है किससे, तो फिनॉल से, फिनॉल मोर एसिडिक होती है वाटर से, मोर एसिडिक होती है अल्कोहल से। याद रखना आपको, कार्बोलिक एसिड क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, तो फिनॉल से, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, करें सारे की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जितनी ज़्यादा -I इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और जो +I इफेक्ट होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, तो डिक्रीज करता है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना पड़ेगा, या बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। बेसिक यही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिक पॉइंट ही इसको, ये तो आपको अब याद रखना है सदा, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे याद रखिएगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड या कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड। और उसमें आपको मैंने एग्जांपल देकर समझाया कि अगर किसी एसिड में -I ग्रुप होती, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती, तो वो क्या करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को इंक्रीज कर देता है। जितनी स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट होगी, जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा -I इफेक्ट, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती चली जाएगी। और जब +I इफेक्ट होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा। जितनी ज़्यादा +I इफेक्ट होती जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फटाफट कर देते हैं इसको। कह कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन आपका ये है, ये है, ये है। अब जरा देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ना तो +I इफेक्ट में मारा जाता है ना -I इफेक्ट में। यहाँ CH3 है, ये CH3 क्या होती है, तो +I ग्रुप होती है। तो ये CH3 क्या करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ऑब्वियस घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, क्या करेगा, घटाएगा। ये क्या है, तो ये इथाइल ग्रुप, ये भी क्या करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। लेकिन जो +I पावर होती है, जो +I पावर होती है, जो +I इफेक्ट होती है, इथाइल की ज़्यादा होती है मिथाइल से। तो जितना ज़्यादा +I पावर होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी घटती चली जाएगी। मतलब यहाँ पर +I पावर सबसे ज़्यादा है, मतलब इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी होगी। यहाँ पर कोई +I पावर है नहीं। मतलब देखिए, +I पावर बढ़ता जाए, आपको जस्ट मैंने बताया कि +I इफेक्ट बढ़ने से, +I इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो घट जाती है। +I इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। जितनी ज़्यादा +I इफेक्ट होती है, मतलब जितना पावरफुल, जितना शक्तिशाली होता जाएगा +I इफेक्ट, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। अब यहाँ पर दोनों +I है, तो कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो इथाइल। आपको बताया मैंने कि टर्शियरी अल्काइल जो ग्रुप होती है, जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होती है, उसकी +I पावर ज़्यादा होती है किससे, सेकेंडरी अल्काइल से ज़्यादा होती है, प्राइमरी अल्काइल से ज़्यादा होती है मिथाइल से। कि अगर किसी का छूटा है तो GOC लेक्चर नंबर 2 में जाइए, है ना, और देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कि कैसे जाएं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ GOC में जाइए और उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर +I पावर है,
मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो सबसे कम। तो यहाँ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सबसे कम किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, थर्ड की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, तो सेकेंड की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, तो फर्स्ट की। ये आप हो गया, ये बस एक लाइन का है। उस तरह से बी में आइए। अगर ये पॉइंट अगर दिमाग के अंदर नहीं रखेंगे तो फिर आपको स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा सबकी, ठीक है, वो बहुत फिर परेशान होइएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है कि सब कुछ तो ये सेम ही है जी, यहाँ पर ये सेम ही, ये सेम ही, ये सेम ही। अंतर किस चीज़ की है, यहाँ NO2 की है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर F है और यहाँ पर Cl है। तो ये तीनों है क्या, तो माइनस आई ग्रुप है। तो आपको मैंने याद रखने के लिए बोला है कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होती चली जाएंगी, जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होती चली जाएंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो उतना बढ़ता चला जाएगा। मतलब जितनी पावरफुल माइनस आई ग्रुप होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब जरा देखिए, NO2 ग्रुप मोर पावरफुल माइनस आई ग्रुप होती है। NO2 ग्रुप मोर पावरफुल माइनस आई ग्रुप होती है किससे, तो फ्लोरो से ज़्यादा क्लोरो से। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा घट जाएगा ये, और सबसे कम ये। मतलब यहाँ पर थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी किससे, तो सेकेंड से कम होगी किससे, तो फर्स्ट से। डायरेक्ट कर दिए। उस तरह से सी में आ जाइए। अब सी में आ जाइए, सी में क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन है। अंतर को समझ में आ रहा है, अंतर को समझ में आ रहा है कि इस सब में तो यही है, स्केलेटन तो सब में यही है, यही चीज़ है, स्केलेटन सब में यही है। 3 कार्बन COOH, 3 कार्बन COOH। इसमें एसिडिक कार्बन कौन सी है, ये एसिडिक कार्बन है। अंतर क्या था, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। आपको मैंने बताया था कि जो माइनस आई पावर होती है, आपको मैंने बताया था जो माइनस आई पावर होती है, जो माइनस आई पावर होती है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। तो माइनस आई पावर, जो माइनस आई इफेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में तो इंक्रीज होगी, यस इंक्रीज करेगी। कि यहाँ भी तो क्लोरीन है, ये भी तो माइनस आई ग्रुप होती है, यस, कि तीनों में तो इंक्रीज ही करेगा। कौन किस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगा, कि जिसमें फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन की माइनस आई पावर ज़्यादा होती है। अब इन दोनों फ्लोरीन में किसकी ज़्यादा होगी, अच्छा अब देखिए कौन सा H+ निकलेगा, EH+ निकलेगा, EH+ निकलेगा, EH+ निकलेगा। तो यहाँ फ्लोरीन, देखिए यहाँ से H+ जब निकलेगा, यहाँ से जब H+ निकलेगा तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ अगर निकलेगा तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ अगर निकलेगा तो ये निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन इस निगेटिव चार्ज के ज़्यादा बगल में है। मतलब माइनस आई इफेक्ट जो होगी सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो सेकेंड में होगी। क्यों, क्योंकि ये नज़दीक में है, ये निगेटिव चार्ज के नज़दीक में, ये दूर हो गया तो इफेक्ट घट जाएगा। तो मैंने सिंपल वर्ड में आपको याद रखने के लिए बोला कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। जितनी स्ट्रांग होती चली जाएगी माइनस आई इफेक्ट, जितनी स्ट्रांग होती चली जाएगी माइनस आई इफेक्ट, जितनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी माइनस आई इफेक्ट, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग है, लेकिन इन दोनों में सेकेंड में ज़्यादा की। क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन ज़्यादा नज़दीक है। आपको मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, मतलब दूरी बढ़ने से इफेक्ट घटता चला जाता है। तो इन दोनों में अगर तुलना करें तो सेकेंड में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी किससे, तो फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन नज़दीक है इसके। H+ यहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिए, ये एसिडिक कार्बन आपका है, एसिडिक कार्बन मतलब जो H+ निकलेगा। तो वैसे यहाँ पर जो फ्लोरीन है, जो माइनस आई ग्रुप है, ज़्यादा नज़दीक है, तो प्रभाव ज़्यादा लगेगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, दूरी बढ़ने से प्रभाव घट जाता है। तो यहाँ नज़दीक में है, मतलब प्रभाव ज़्यादा रखेगा माइनस आई इफेक्ट का, यहाँ प्रभाव माइनस आई इफेक्ट का घटेगा। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जिससे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी, मतलब सेकेंड की ज़्यादा होगी किससे, तो फर्स्ट से। अब फर्स्ट और थर्ड में, अब देखिए दोनों सेम पोजीशन पर है, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पर, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पर, लेकिन क्लोरीन की जो माइनस आई पावर होती है वो कम होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम गई।
तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो बेसिक अगर ग्रुप नज़दीक चला गया है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ गई है, इसीलिए सेकेंड का सबसे ज़्यादा, उसका फर्स्ट, उसका थर्ड, मतलब यहाँ भी क्या होगी, थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज़्यादा होगी किससे, तो फर्स्ट की, उसके सेकेंड की यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। अब ये डी में क्या है, तो डी में क्या है, तो मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। यहाँ पर एसिडिक, सब में एसिडिक हाइड्रोजन को आपको देखना जरूरी है। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकलेगा। तो अगर ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लगेगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप है आपका ये CH3, ये प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पर आपका क्या है, ये प्लस आई ग्रुप कौन सी है, तो ये इथाइल ग्रुप इज द प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर क्या है, तो ये सेकेंडरी सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आपका प्लस आई ग्रुप है। और ये क्या है, ये टर्सरी ब्यूटाइल प्लस आई ग्रुप। अब जरा देखिए, ये भी प्लस आई ग्रुप, 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 मतलब यहाँ चारों का चारों क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पर क्या, तो चारों का चारों क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है। एसिडिक हाइड्रोजन आपका ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये चारों का चारों क्या है, तो प्लस आई ग्रुप है। अब जरा देखिए कौन सा स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप है, तो हमने पढ़ा कि टर्सरी ब्यूटाइल स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप होता है सेकेंडरी अल्काइल से, सेकेंडरी अल्काइल स्ट्रॉन्गर होता है प्लस आई, प्राइमरी अल्काइल से ज़्यादा मिथाइल से। तो जितनी आपको जस्ट मैंने बताया कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है, जितनी स्ट्रॉन्गर होगी प्लस आई इफेक्ट उतनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए कि ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, इसकी प्लस आई पावर ज़्यादा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ये सबसे ज़्यादा घटाएगा, मतलब सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। क्यों, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गर प्लस आई पावर ग्रुप है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई ग्रुप है। इस कारण से एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर फोर्थ की सबसे कम होगी, फोर्थ से ज़्यादा होगी थर्ड की, थर्ड से ज़्यादा होगी सेकेंड की, ज़्यादा फर्स्ट। मतलब ये आता भी बोर्ड वगैरह में कि कौन सी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होती है, तो मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ज़्यादा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। अब यहाँ पर कि यहाँ से कौन सा H प्लस, अब कोई भी H प्लस निकाल दीजिएगा, कोई भी H प्लस निकाल दीजिए, यहाँ से H प्लस निकाल दीजिए, यहाँ से H प्लस निकाल दीजिए, यहाँ से H प्लस निकाल दीजिए। तो अगर यहाँ पर H प्लस अगर निकालिएगा तो ये आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन है जी, यहाँ से H प्लस निकालिएगा sp2 हाइब्रिड कार्बन है और sp, तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब माइनस आई पावर ज़्यादा होती है। sp हाइब्रिड कार्बन की माइनस आई पावर ज़्यादा होती है sp2 से ज़्यादा, sp3 से। तो ऑब्वियसली sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज़्यादा पावर होती है, मतलब माइनस आई पावर ज़्यादा होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सेकेंड से, ज़्यादा होगी फर्स्ट। मतलब यहाँ पर फर्स्ट की सबसे कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा सेकेंड की, थर्ड से। मतलब आपको क्या याद रखना चाहिए, तो ऐसे तो बेसिक पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। मेन पॉइंट यही है, सब कुछ इसी से निकला कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधी समानुपाती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड्स। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड या एनायन ऑफ एसिड। तो यदि एनायन ऑफ एसिड में माइनस आई ग्रुप आ जाता है तो निगेटिव चार्ज को घटा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ना कचर पचर याद नहीं रखते, सिंपल याद रखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ आयन घट जाती है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ आयन घट जाती है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। जितनी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होती जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की पुशिंग होती जाएगी एनायन की तरफ,
तो उतनी स्टेबिलिटी घटती चले जाएंगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चलेगी। तो एक लाइन में उतना सिंपल, एक लाइन में याद रखते हैं, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ और प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, एक IIT 2002 में आप पूछा हुआ, एक CPMT मतलब नीट 2012। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इन सब में किस एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होना मतलब क्या, K कम होना। K कम होना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना। डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होना मतलब K कम होना, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होना मतलब K ज़्यादा होना, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना। तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब सबसे वीक एसिड का इन सारे में कौन आपको सबसे वीक एसिड लग रहा। तो गौर से आप देखें, गौर से देखिए क्या है ये स्केलेटन, क्या है सब में सेम है ना जी। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये स्केलेटन एसिडिक हाइड्रोजन। सब में क्या है, तो ये फ्लोरीन यहाँ माइनस आई ग्रुप है, फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, ब्रोमीन माइनस आई ग्रुप है, ब्रोमीन माइनस आई ग्रुप है। तो जो माइनस आई ग्रुप होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, माइनस आई ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लोरीन, अब देखिए सब तो माइनस आई ग्रुप है, तो जो स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ये मतलब इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब इन दोनों में ज़्यादा किसकी होगी, तो ज़्यादा प्रभावशाली कहाँ होगा, तो जहाँ पर माइनस आई ग्रुप नज़दीक हो, जितना नज़दीक उतना ज़्यादा प्रभाव। मतलब यहाँ फ्लोरीन क्या है, तो ज़्यादा नज़दीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये होगा, अच्छा यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब इन दोनों में सब में कौन सबसे वीक होगा, तो सबसे वीक तो यहाँ पर Br है माइनस आई ग्रुप में। लेकिन यहाँ ब्रोमीन नज़दीक में है, माइनस आई ग्रुप अगर नज़दीक में है तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। मतलब इन दोनों में, अब इन दोनों की ज़्यादा है इस दोनों से, अब इन दोनों में Br और Br क्या करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। लेकिन कौन, इन दोनों में कौन ज़्यादा बढ़ाएगा, तो ये ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा। मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो सी। कि कैसे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे कम डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, तो सब तो माइनस है, सब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा कम बढ़ाएगा तो फ्लोरीन वाला बढ़ाएगा, तो ये तो कट गया। अब इन दोनों में ब्रोमीन वाला थोड़ा कम बढ़ाएगा। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा बढ़ाएगा, तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। जितना नज़दीक रहेगा एसिडिक हाइड्रोजन के, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये सबसे कम बढ़ाएगा। तुम का है द करेक्ट ऑर्डर, CPMT 2012 का है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ, ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है, ट्राइक्लोरो कार्बोनिक एसिड है, ये ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड है। अभी जरा देखिए इन सब में क्या है, तो CCl3 है माइनस आई ग्रुप। अब देखिए CCl3 मतलब 3 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन क्या करेगा, तो माइनस आई ग्रुप है, तीनों का तीनों खूब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब खूब माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर। यहाँ भी तो 3 फ्लोरीन होता है, यस, यहाँ तो और ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पर CH3 है, मतलब प्लस आई ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन जो कि ना कि प्लस आई ग्रुप में रखा गया ना माइनस आई ग्रुप। तो आपको मैंने क्या याद रखने बोला है कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी माइनस आई इफेक्ट, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा जी, तो बी। यहाँ 3 फ्लोरीन है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा है, मतलब बी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ए की। अब इन दोनों में तो ये तो प्लस आई ग्रुप है, तो जो प्लस आई ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा, यहाँ ना तो प्लस आई ना तो माइनस आई, तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, तो बी की। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। उसके बाद किसकी, तो ए की। उसके बाद किसकी, तो डी की। उसके बाद किसकी, तो सी की। सिंपल है। तो आपको इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट
ऑन एसिडिकेशन मैंने बताया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव क्या होगा। तो एक लाइन याद रखिए, इतना मैंने आपको समझाया, इस पर क्वेश्चंस करिए, बुकलेट में जाइए, असाइनमेंट में जाइए, है ना। और बुकलेट जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ऐप के अंदर क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, असाइनमेंट वाला, वो करिए, ठीक है। तो वो करिए, मतलब क्वेश्चंस करिए। लेकिन इतना आपको मैंने बात बताया, उसमें बस एक ही लाइन आपको मैंने सिखाया कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। कैसे, उसके लिए रिवाइंड करिए, अब भूल गए तो ठीक है, हमें कितना रिवाइंड करूँगा, अब तो रिकॉर्डेड वीडियो है, खूब रिवाइंड कर करके देखिए, है ना। जहाँ भी अटक जाइए फिर से देखिए, जहाँ अटक जाइए फिर से देखिए, जहाँ अटक जाइए फिर से देखिए, बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, देखने की चीज़ है, बार बार देखते जाइए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।